स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानिता और आपका स्वागत है स्टडी IQ के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रमोद जायसवाल, हु इज अ रिसर्च डायरेक्टर ऑफ नेपाल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एंगेजमेंट. He's also a visiting faculty across various universities in China and Nepal, and he's also a SARC doctoral fellowship recipient of from the Indian Council for Cultural Relations. He has written several books. I think one of the most prolific writers and editors from South Asia. You have recently written a book on South Asian women, and I guess the emerging conflicts and regional stability in South Asia as well. And he has a comprehensive understanding of what is exactly happening in South Asia and इंडिया नेपाल चाइना रिलेशंस. तो आज इस पॉडकास्ट में हम नेपाल का पॉइंट ऑफ व्यू लेके आएंगे, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, हम इंडियन पर्सपेक्टिव देते हैं, हम एक जो नरेटिव क्रिएट करते हैं कि ये लैंडलॉक्ड कंट्री या लैंड लिंक्ड कंट्री आज के दिन पे इज समवेयर गेटिंग ट्रैप्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना. तो आज हम नेपाल का पर्सपेक्टिव सुनते हैं, क्या ये एग्जैक्टली ट्रैप्ड हैं या दे आर एक्चुअली डूइंग अ फाइन बैलेंसिंग एक्ट. So first of all, thank you so much for joining me, Dr. Jaiswal, and I'm really looking forward to the podcast. Sure, thank you. Okay. It's my pleasure. So, Dr. Jaiswal, this podcast will be in 4 parts. We'll first do a basic understanding of India-Nepal relations. उसके बाद हम नेपाल-चाइना पे बात करेंगे and नेपाल-इंडिया पे बात करेंगे. ठीक है? So, पहला जो सेक्शन है, एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग लेते हैं. As a comparatively small neighbor, which is caught actually between जो 2 बड़े जायंट्स हैं एशिया में, चाइना एंड इंडिया. नेपाल का पहला जो आप अगर देखते हो पॉलिसी, वो हमेशा से नॉन अलाइनमेंट पे फोकस किया है. क्या ये नॉन अलाइनमेंट आज भी नेपाल के पॉलिसी में आता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, या अभी इंटरेस्ट बेस्ड अलायंस दिखने लगा है? Though Nepal is small, is situated between 2 giants of Asia, India and China. Nepal has great opportunities. Nepal established first diplomatic relation with British India in 1816, when British was a great power. The second country that Nepal established diplomatic relation with was US after Second World War, even before the independence of India. In spite of having diplomatic ties with great powers at that time, Nepal joined non-alignment. So Nepal had an option not to join non-alignment, क्योंकि नेपाल इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले ही ब्रिटिश के साथ संबंध था बहुत अच्छे 1816 से, और 1847 में इंडिया इंडिपेंडेंस से कुछ ही पहले राइज ऑफ अमेरिका हुआ. उस टाइम अमेरिका से एस्टैब्लिश हुआ रिलेशंस. तो ब्रिटिश और अमेरिका के साथ संबंध हुआ देश नॉन अलाइनमेंट ज्वाइन किया. फिर इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया के संबंध हुआ, कुछ बहुत साल के बाद चाइना के साथ हुआ. तो नेपाल हैड ऑप्शन टू बी अलाइंड विथ वन पावर ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक, मगर नेपाल नहीं किया. नेपाल सपोर्टेड नॉन अलाइनमेंट बिकॉज नेपाल बिलीव्स इन नॉन अलाइनमेंट, और नॉन अलाइनमेंट इज ऑल्सो इन इंटरेस्ट ऑफ नेपाल. जो स्मॉल कंट्रीज है, अगर स्मॉल कंट्रीज बिग पावर पॉलिटिक्स में अगर फंस जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम होती है. तो नेपाल वो रियलाइज किया. सो नेपाल रियलाइज दैट it is in Nepal's interest to support non-alignment. And because non-alignment was one new bloc where they said we should not have war, we should not align with big power rivalry, we should join hands and be away from that and promote peace, promote international organizations like UN, promote UN Charter, which and exercise independent foreign policy. Because if you're not aligned, you are aligned, means you have to take certain policies. अगर सोवियत संघ के साथ नेपाल जाता तो सोवियत संघ के कुछ पॉलिसी नेपाल को एडॉप्ट करनी पड़ती. अगर वेस्टर्न ब्लॉक में जाता अमेरिकन तो उसको एडॉप्ट करती. नेपाल ने नॉन अलाइन का वही था कि हम नहीं इसको माने, हम अपने इंटरेस्ट ड्रिवन एक पॉलिसी लेंगे. सो नेपाल सपोर्टेड नॉन अलाइनमेंट. वो तो हो गया पास्ट, अभी क्या चल रहा है डॉक्टर जायसवाल? अभी वही रिपीट हो रहा है. जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ. अभी भी हमारे कभी पॉलिसीज हम इंडिया के साथ इंगेज करते हैं, कुछ लोग नाराज होते होंगे, फिर हम कभी चाइना के साथ करते हैं, कभी इंडिया नाराज हो जाती है. तो हमारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रही है. अभी 2 इश्यू देता हूँ. 1960s में जब स्टेट ऑफ इजराइल आया फॉर्मेशन होने, नेपाल वाज द ओनली कंट्री दैट सपोर्टेड स्टेट ऑफ इजराइल इन साउथ एशिया. No country in South Asia came to join hands with Israel.
And Nepal remained the only country to engage with Israel for 30 years. 30 साल तक हम रहते वो पास था. आज के दिन में on the issue of Ukraine, India and China at times abstained on issue of Ukraine, but we supported Ukraine openly, though we are a small country. So Nepal has taken very independent foreign policy, non-aligned policy, do not go to power blocks. अभी हम रशिया के साथ कुछ मतलब हम यूक्रेन को सपोर्ट किए. We didn't go and stand with Russia. ओके तो यहां से आपने मेंशन किया था 1816 के बारे में. तो 1816 का जो ट्रीटी ऑफ सुगोली है, आप अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वेबसाइट में जाते हो तो वहां पे क्लियरली लिखा है कि दिस ट्रीटी इज द बेडरॉक ऑफ इंडिया नेपाल रिलेशंस. बट बार बार मांगा जाता है कि, या देखा जाता है, कई कई स्कॉलर्स बोलते हैं कि इस ट्रीटी में ऐसे कई सारे वेग वर्डिंग्स हैं जिसके वजह से आज का बॉर्डर इशू आप देख लो, या जो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 वाला, इट इज नॉट अ फेयर ट्रीटी. डू यू थिंक इट इज द प्रॉब्लम, द ट्रीटी इज द प्रॉब्लम? Yes, much of the border problems between Nepal and India have roots in 1816 Treaty of Sugauli that was signed between British India and Nepal. मगर उस टाइम का सिचुएशन अनुसार बहुत ज्यादा हम उस पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, बिकॉज एट द टाइम नेपाल वाज अ वेरी वीक स्टेट. ब्रिटिश ने जहां बोला बहुत सारे देश को साइन करनी पड़ती थी उस टाइम में. अगर नहीं साइन करता तो ब्रिटिश का नक्शा में आ जाता था. सो obviously the treaty has issues, it's not equal, there are problems, but it's not अनरियलिस्टिक एट द टाइम, क्योंकि उस नेपाल को उस टाइम में मालूम था कुछ प्रॉब्लम है, उसको वो नेगोशिएट करके रिजॉल्व करने की सिचुएशन नहीं थे उस टाइम में, क्योंकि ब्रिटिश से कोई नेगोशिएट नहीं कर सकता था उस टाइम में. बट वही चीज काफी प्रॉब्लम थी. बट वही चीज तो 1950 ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप का भी एक फाउंडिंग पिलर है, राइट? तो जिसको नेपाल बार बार बोल रहा है कि उसका रिवीजन करना चाहिए ताकि देयर इज अ फेयर प्ले इन इंडिया नेपाल रिलेशंस. But what exactly does Nepal want to change in it? Yes, many experts will say that there is continuation of British Raj in many of the institution of India. जैसे foreign policy में वो अंग्रेज का ही continuation किया. मगर ये चीज कुछ हद तक सही है, बहुत हद तक परिवर्तन हुआ है. आज के दिन में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. 1950 ट्रीटी भी वही है. ब्रिटिश तुरंत इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था और उस टाइम में ट्रीटी किया गया है. मगर मुझे पर्सनली 1950 बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लगता. कुछ प्रॉब्लम्स है मगर बहुत ज्यादा नहीं है. तो उसमें अनइक्वल की बात आती है. हाँ, अनइक्वल प्रॉब्लम है उसमें, बिकॉज नेपाल की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ने साइन किया था और उधर इंडिया की तरफ से इंडियन एम्बेसडर ने साइन किया था. सर्टेन क्लॉज है जिसमें प्रॉब्लम है नेपाली साइड को, बिकॉज दे क्लेम दैट इट अगेंस्ट देयर सोवरेनिटी. लेटर ऑफ एक्सचेंज में ज्यादा प्रॉब्लम है. मगर मुझे लगता कि ये कंटिन्यूएशन ही था ब्रिटिश के टाइम से, मगर उसमें काफी परिवर्तन हुआ है. जो 1950 ट्रीटी में अभी भी जितनी चीज प्रॉब्लमेटिक है, आज बहुत चीज प्रैक्टिस नहीं हो रहा है. जैसे रेसिप्रोसिटी की बात आती है, जैसे नेपल्स कैन गेट अ प्लेस टू स्टे इन इंडिया, जॉब सब में अप्लाई कर सकते, जो प्रैक्टिस हुआ जाता है. मगर वो रेसिप्रोसिटी था, मगर 70 के बाद नेपाल में बंद हो गया. इंडियन आफ्टर 70 आर नॉट अलाउड टू वर्क इन इंडिया और बाय प्रॉपर्टी, बहुत सारी चीज हट गई है. मगर उसको ट्रीटी में तो अभी भी वही टेक्स्ट जो था, मगर प्रैक्टिस में बहुत चीज परिवर्तन आ गया है, दो इट रिमेन्स इन द ट्रीटी. तो यहां से आते हैं रोटी बेटी का रिश्ता, which is the slogan for India Nepal relation. But आयरॉनिकल बात यह है कि इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी फोर्स है वो सशस्त्र सीमा बल, विच इज वन ऑफ द मोस्ट मिलिटराइज्ड फोर्सेस एक्चुअली. ये आयरनी नहीं है. रोटी बेटी का रिश्ता, एक तरफ हम लोग फैमिली बनाने टॉकिंग अबाउट फैमिलियल टर्म्स, और दूसरी तरफ हम मिलिटराइज्ड एक बॉर्डर कर रहे हैं. इवन दो इट्स एन ओपन बॉर्डर, बट देयर इज अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी फोर्स. कहीं ना कहीं लैक ऑफ ट्रस्ट नहीं दिखता है. एंड आई थिंक इट ऑल गोज बैक टू द ट्रीटी एंड द एंटायर रिलेशन दैट वी हैव हैड. Roti or beti is about economic and cultural aspects of relations, right? Roti means economic, beti means culture, and that remains आज भी है. मगर SSP बढ़ी है. The reason is that while SSP at the border is all about security, हमें security बढ़ानी है. आपको मालूम है 9/11 हुआ, the world's most securitized country का हालत क्या हुआ. So क्या हुआ है कि different एंटी नेशनलिस्ट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, टेररिस्ट ग्रुप्स ने क्या किया, नेपाल और इंडिया का जो सुमधुर बॉर्डर था, ओपन बॉर्डर, कोर्डियल बॉर्डर था, उसको मिसयूज किया है और कर सकता था. इसलिए दोनों देश ने एसएसपी लगाया, सिक्योरिटी अरेंजमेंट की, बहुत सारी चीज हुआ है. मगर यही मैं बोल रहा हूँ कि ये
चैलेंजेस लाए हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है कभी कभी बॉर्डर पे क्रॉस करने में, है ना, मगर ये बहुत सारे अपॉर्चुनिटी भी लिया है, क्योंकि आज के दिन में क्या हुआ है कि रिलेशन को ये चीज बिगाड़ सकती थी जो नहीं हुआ, क्योंकि सिक्योरिटी रख देने के बाद क्या होता है, इफ देयर इज सम, सारी चीज बंद हो जाती है जो दोनों देश को संबंध को बिगाड़ सकता है, वैसे एक्शन अगर बंद हो जाए तो ये संबंध अच्छा होगा खराब होगा, अच्छा होगा मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि रोटी बेटी संबंध अभी भी है, नेपाल का डीपेस्ट इकोनॉमिक और इंगेजमेंट है दोनों नेपाल और इंडिया का, कल्चरल एस्पेक्ट्स बड़ी है, कल्चरल रिलेशंस यूनिक है संसार में, मगर सिक्योरिटाइजेशन बड़ा है, जो नॉर्मल है वो एक इंडिया का राइज होने से भी थ्रेट बढ़ा है इंडिया पे, जो पहले इंडिया था उससे अभी इंडिया का स्टेचर बढ़ा है, तो ग्लोबल अटेंशन बढ़ा है, थ्रेट बढ़ा है, तो इसलिए बढ़ी है। दूसरा चीज इंडिया का रिसोर्सेज बढ़ा है। तीसरा ओपन बॉर्डर का न्यू ऑर्गेनाइजेशन, न्यू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सब आया है, उससे थ्रेट बढ़ी है, तो इसलिए बढ़ाया गया। ये नहीं कि नेपाल को डर है इंडिया से और इंडिया को डर है इसलिए नहीं, ये एसएसबी इंडिया और नेपाल को प्रोटेक्ट करने के लिए, नहीं कि नेपाल अगेंस्ट इंडिया, इंडिया अगेंस्ट। एसएसबी नेपाली से बचने के लिए नहीं रखा है, नेपाल को इंडिया से नहीं बचना है। यहाँ पे थर्ड जो इंडिया नेपाल के संबंध के दुश्मन है उनसे बचाने के लिए, तो मुझे लगता है वो एसएसबी हमारे दोस्त है, क्योंकि इसने हमारे दो देश के यूनिक संबंध है उसको बचाए रखेंगे। दूसरी बात, राइट। मुझे नहीं लगता ये हाईली सिक्योरिटाइज है। अगर आप इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से अगर कंपेयर करेंगे इंडिया जाने, मुझे लगता है उसकी तुलना में बहुत कम होंगे, शायद मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम है। तो मुझे सिर्फ एसएसबी जस्ट एक सिक्योरिटी सेंसिटिविटी दिखा रहे हैं दोनों बॉर्डर की तरफ। नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर है वो खुला होने से सेंसिटिव है, इसलिए एसएसबी है, ये नहीं कि रोटी बेटी संबंध को इम्पैक्ट करना है, इसलिए है। ओके, तो कहां से आया है इतना स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया स्टांस देन? लैक ऑफ ट्रस्ट नहीं है? नेपाल इज ऑल्सो हैविंग अ कल्चरल एंड इकोनॉमिक टाइज, जैसे आप बता रहे हो, और एसएसबी भी वो नहीं मतलब इट इज नॉट हार्मिंग द रिलेशन। बट हमें सभी इंडिया में वी ऑलवेज हैव हर्ड कि देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया नरेटिव इन नेपाल। ये तब कहां से आया, ये स्टांस कहां से इमर्ज करता है? सबसे पहले नेपाल में एंटी इंडिया नहीं है, ये मीडिया क्रिएट किया गया है। सर्टेन एक्टिविटीज हुआ है जो एंटी इंडियन ग्रुप्स ने किया है, ओपन बॉर्डर को मिसयूज किया है, और वो चीज को लेकर बहुत ज्यादा हवा फैला गया कि नेपाल में एंटी इंडिया फीलिंग है, गलत है। नेपाल, कोई भी एक राष्ट्रभक्त नेपाली है, देशभक्त नेपाली है, वो एंटी इंडिया हो ही नहीं सकता। और इट्स वाइस वर्सा, क्योंकि नेपाल और इंडिया के इतने यूनिक रिलेशन हैं। मतलब ये सोचिए कि इतना नेपाली इंडिया के फौज में काम करते हैं और आप ट्रस्ट करते हैं उसको, एकदम सेंसिटिव बोर्ड में भेजते हैं, तो अगर एक ही क्या है, लैक ऑफ ट्रस्ट है। अगर लैक ऑफ ट्रस्ट है तो वो सबसे पहले उनको बॉर्डर से हटानी चाहिए, तो वो है, वो नहीं हो रहा है। तो इंडियंस नेपाली को हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रस्ट देता है, इंडियन से ज्यादा ट्रस्ट देता है, क्योंकि आप उसको मोस्ट सेंसिटिव जोन में रखे हैं ड्यूरिंग वॉर। सो इट शोज यू ट्रस्ट मोर देन योर ओन पीपल, है ना। जैसे आप, मैं इंडिया में था, कभी कभी सर्टन हमें ट्रस्ट नहीं करता, सर्टन सेंसिटिव जोन से आपके हमें उतना ट्रस्ट नहीं करता, मगर नेपाली को आप ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, मैंने खुद फील किया है, आई स्ट्रांगली स्टैंड बाय दैट। दूसरा वही नेपाल में है, नेपाल में जितना भी इकोनॉमिक नीड है, सिक्योरिटी नीड है, हमारा ट्रेड सबसे ज्यादा है, रोटी बेटी का संबंध है, क्रॉस बॉर्डर मैरिजेस है, सारे चीज कनेक्टेड है, तो हम कैसे एंटी इंडिया हो सकते हैं? हमें खुला बॉर्डर का बेनिफिट है, हम उसको बंद करने में सबसे ज्यादा हमारे लॉस होगा, तो ये गलत बात है। हाँ, देर आर सर्टेन ग्रीवेंसेज। एग्जाम्पल में देता हूं, अगर आपके देश में डिमोनेटाइजेशन हुआ तो लोग हल्ला किए कि गलत है, तो वो दे स्टिल रिमेन एंटी प्रो इंडिया। अगर वो नेपाली बोल दे तो आपको बोला इट्स इंडियन। सो हम नेपाली कभी कभी वी मेक पॉलिसी के अगेंस्ट में हम उसमें बोलते हैं, बट वी आर नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट द कंट्री, वी आर स्पीकिंग अगेंस्ट सर्टेन पॉलिसीज दैट अफेक्ट्स अस। तो इंडियन पॉलिसी कभी कभी नेपाल को असर पाती है, क्योंकि ये बड़े देश है, तो दो देश का इकोनॉमी पॉलिटिक्स सब इंटरकनेक्टेड है, तो क्या होता है, नेपाल को इम्पैक्ट करती है सर्टेन पॉलिसीज। तो जब वो पॉलिसीज को रेज किया जाता है तो नेपाल, इंडियन मीडिया बोलता है देखो नेपाल अब हमारे अगेंस्ट से बोलने लगा है, इट्स नॉट अगेंस्ट इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन पॉलिसीज दैट हर्ट नेपाल। अगर डिमोनेटाइजेशन हुआ तो नेपाल में भी अभी भी पैसे बहुत पड़े हैं जो अभी उसका नहीं हुआ, और सारे ट्रेड इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हुआ है ना, क्योंकि हमारे करेंसी पेग्ड है, सारी चीज इम्पैक्ट हुआ। तो हम सर्टेन पॉलिसी के अगेंस्ट में वी आर नॉट सर्टेन। क्या दूसरा चीज क्या है, विद द राइज ऑफ इंडिया द एनिमीज ऑफ इंडिया, द कंपटीशन, सारे
राइज किया है, सारे एक्सपैंड हुआ है। तो ओपन बॉर्डर ये सब का मिस यूज किया है सर्टेन टाइम से, फेक करेंसी का जैसे आपने बात किया, या टेररिज्म का, वो हुआ है। ओपन बॉर्डर देख के दे यूज, टेररिस्ट तो वही सोचता है किस रास्ते से आसानी होगी हमें अपना कार्य करने में। तो नेपाल के ओपन बॉर्डर, अब दोनों ओपन बॉर्डर है दोनों के, उस टाइम में अभी भी उतना एकदम सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज में अभी भी एकदम वर्ल्ड के बेस्ट तो नहीं है हमारे पास। तो इस सिचुएशन को कभी कभी यूज किया है, जो देश के संबंध को बदनाम करने के लिए यूज किया गया है आज के दिन में। राइट, ओपन बॉर्डर से सबसे ज्यादा रिसेंटली जब सीमा हलदार, पाकिस्तानी लेडी केम वाया नेपाल एंड गॉट मैरिड इन इंडिया, काफी इस पे बात हुई थी कि क्या पाकिस्तान के कई सिटीजन्स नेपाल एंड इंडिया ओपन बॉर्डर यूज कर रहे हैं। ओके, लेट्स गो बैक टू अगेन वो आपने जो अभी कहा कि नेपाल में ये एंटी इंडिया नहीं है, एंटी इंडियन पॉलिसीज है, कई कई पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया गया है। बट रिसेंटली मालदीव ने कहा कि इंडिया इज अ बुली, और ये नरेटिव कई पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ नेपाल ने भी कहा था 2015 ब्लॉकेड के बाद, राइट। एंड कहीं ना कहीं देयर वाज अ नरेटिव दैट इंडिया वाज इनडायरेक्टली सपोर्टिंग द मधेशीज हु वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो नरेटिव है इंडिया एज अ बुली, ये क्या कॉमन नरेटिव है या सिर्फ कुछ पॉलिटिकल लीडर्स का नरेटिव है? देखिए, नेपाल में हमेशा दो मेजर फोर्सेस रहा, एक है डेमोक्रेटिक फोर्सेस और नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। तो इंडिया ने हमेशा एक फोर्सेस को सपोर्ट किया है। जैसे पास्ट में जाएंगे, देयर वाज मोनार्की एंड देयर वाज डेमोक्रेटिक फोर्सेस। तो डेमोक्रेटिक फोर्सेस को इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया, पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट किया, बीपी कोइराला को सपोर्ट किया, नेपाली कांग्रेस को सपोर्ट किया। नाउ डू यू एक्सपेक्ट मोनार्की बहुत अच्छे शब्द बोलेंगे इंडिया के बारे में? डू यू एक्सपेक्ट दैट? आपके अपोजिशन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी के बारे में बहुत सुमधुर संबंध भाषा यूज करेंगे? तो ये रेटोरिक होती है, ये सरप्राइजिंग नहीं है। अपोजिशन का वो धर्म है, इसमें वो कोई बड़ा पाप नहीं करना है। तो वही है मालदीव में हो रहा है, नेपाल में भी होते हैं कभी कभी। इंडिया के अगेंस्ट से बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइसेस आते हैं, जो कुछ तथ्य होते हैं कभी कभी, जैसे ब्लॉकेड में इंडिया ने सपोर्ट किया, ये सबको जानते मालूम है, क्योंकि इंडिया एक पीस प्रोसेस का गारंटर थी। नेपाल में फेडरलिज्म और ये मधेसी मूवमेंट हुआ था, इसके सपोर्ट मधेसी पार्टी ने सीख किया था इंडिया ने गारंटर था पीस प्रोसेस का कि हम कुछ चीज एश्योर करेंगे, तुम पीसफुली रिजॉल्व करो। तो उसमें ये बहुत सारी चीज अभी डॉक्यूमेंटेड है। मगर अपोजिशन जो होती है, जो उससे नाराज होते हैं जो चेंज से, तो हमेशा उस टाइप के भाषा प्रयोग करती है जो नॉर्मल है। मुझे लगता है वो बहुत सरप्राइजिंग चीज नहीं है। मालदीव में हो रहा है अभी जो पार्टी है, क्या इंडिया ने उस पार्टी को सपोर्ट किया था कि उसके अपोजिशन को सपोर्ट किया था? आप ढूंढिए, है ना, पता कीजिए। वैसे श्रीलंका में जाइए या कहीं भी जाइए, है ना, नेपाल के पॉलिटिकल पार्टीज, नेपाल में कौन इंडिया के विरोध में बोलता है, कौन सपोर्ट में बोलता है? द वन हु आर सपोर्टेड आर इन फेवर, द वन हु आर नॉट सपोर्टेड, एंड इट्स नॉट सरप्राइजिंग फॉर मी एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट। नहीं, बट देन द प्रॉब्लम इज जब ये ऑपोजिशन पावर में होती है तो देन नेपाल बिकम्स प्रो चाइना। दैट इज वेयर द मेन कंसर्न इज, एंड दिस इज नेपाल नहीं, हमारे कई और नेबरिंग कंट्रीज हैं जहां पे जब ये ऑपोजिशन पार्टी पावर में आता है, ये स्विंग कर जाता है प्रो चाइना, एंड देन कंट्रीज आर देन चूजिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना, प्रो इंडिया चलता रहता है, एंड इंडिया चाइना के राइवलरी को एक्सप्लॉइट भी किया जाता है, राइट। सो इफ यू लुक एट अभी जो सिचुएशन है इस साल में ही, जो नेपाल के लीडर हैं दहल सर, वो तो ही वाज हियर, पहले चाइना, देन इंडिया, देन चाइना, देन इंडिया, बट एवरी विजिट ही गॉट द बेस्ट डील। डू यू थिंक सो? फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू थिंक ही गॉट द बेस्ट डील? देखिए, आई होल्ड अ वेरी डिफरेंट स्टैंड ऑन दिस। ओके, मुझे क्या लगता है कि नेपाल में नो power try to go to other power. Every power they want to go to India. Every power. The moment they are not supported by India, they go to other. Like monarchy also monarchy also wanted to get Indian support, but monarchy was not supported by India. But Prachanda went to China first. Monarchy supported democratic forces, then they went to China. Prachand का भी जब peace process हुआ, India played a role. And the moment they emerged as a large force, there was some suspicion, so they went to China. KP Oli was favorite of India, but उसको लगा कि नहीं, इंडिया मुझे उतना पसंद नहीं किया, उसके फेवरेट कोई है, they went to China. So in Nepal, all the forces, they go to China only when they do not get support from India. Because उसको मालूम है इंडिया इज अ मेजर प्लेयर, अगर पावर में रहना है,
अच्छे से संबंध रखना है, डेमोक्रेटिक इवोल्यूशन लानी है, इकोनॉमिक बेनिफिट करनी है, प्रोग्रेस लानी है, तो दे नीड इंडिया. So every political force first want to engage with India, but when they're not supported, then they go for alternative forces. It's same with the Communist Party here. So now the second question is, have they gone? Yes, they have gone that. When they are not supported by India, they have gone to China, they have treated China, and they have tried to meet those interests that they could not go from India. वो पहले लेजिटिमेसी लाना चाहते, जैसे मोनार्क किंग ज्ञानेंद्र पहले इंडिया गए थे, फिर नहीं हुआ, वो चाइना गए, तो फिर वहां चाइना से कुछ इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं इकोनॉमी में, तो वो मुझे लगता है नेपाल में हो रही है जो आपने बोला है, मगर ये ओवरऑल जियो पॉलिटिकल गेम का प्रोसेस है, बिकॉज इंडिया एंड चाइना हैव एंटागोनिस्टिक रिलेशंस. अगर इंडिया और चाइना दोस्त होते तो फिर ये क्या कहाँ जाते, दोनों एक ही तरफ जाते. करेक्ट, एक ये राइवलरी की वजह से ही हो रहा है. तो यहां से आते हैं मैप वॉर में, स्पेशली जो अभी आप वी टॉक अबाउट द काला पानी एरिया. तो ये जो कार्टोग्राफिक वॉर था, पहले देयर वाज अ मैप दैट वाज डिस्कस, उसके बाद नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको ऐड किया गया एज एन नेक्स्ट स्टेप. तो ये जो डिस्प्यूट था, जो कभी पहले इतना हाईलाइट नहीं था, सडनली आ जाता है. वेयर डू यू पुट दिस होल डिस्प्यूट, एंड आपको क्या लगता है इसका फ्यूचर क्या होगा? इवन दो लेट मी कम हियर कि अभी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसको डायलॉग से रिजॉल्व करना पड़ेगा, बट इफ यू ऑल्सो लुक एट द रियलिटी, कैलाश मानसरोवर का रोड भी बन चुका है लिपुलेख से. सो हाउ डू यू सी दिस पैनिंग आउट इन फ्यूचर, एंड ये आपको किस कॉन्टेक्स्ट में दिखता है ये बॉर्डर डिस्प्यूट? देखिए, ये सारी चीज अभी जो जैसे इंडिया और चाइना का कॉम्प्लेक्स रिलेशन जो इवॉल्व हुआ है 2019 या 20 से कहिए, उसी टाइम से सारे कार्टोग्राफिक वॉर हुआ है. सबसे पहले नेपाल और इंडिया में सर्टेन पॉइंट्स है जहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट है, दोनों देश इसको मानती है. मुझे लगता है दोनों देश को इस पे बैठ के अपने फैक्ट्स फिगर्स रख के डायलॉग थ्रू एक्सचेंज करना चाहिए. इसका और दूसरा रास्ता है ही नहीं. There is only one way that they can resolve is through dialogue, sharing their facts and figures, and that is for clear for all. नेपाल ने भी उसी टाइम वही बोला कि when the issue of this border came, they said let's have dialogue. उस टाइम में नहीं हुआ, कोविड था, बहुत सारी चीज थी, और उस टाइम में फेवरेबल गवर्नमेंट भी नहीं था, क्योंकि इट्स an open fact that India and OLE did not enjoy good relations at the time, है ना. तो वो सिचुएशन भी नहीं था, हाईली पोलिटिसाइज हो गया था. उसमें फिर आपके बॉर्डर स्टैंड ऑफ से चाइना की तरफ, तो देयर वाज लॉट्स ऑफ इश्यूज दैट कमिंग अप. तो अभी आके उसको रिजॉल्व करना जरूरी है, मुझे लगता है. नहीं तो इसका फ्यूचर क्या है कि इससे संबंध, ये बॉर्डर जैसी चीज बहुत सेंसिटिव होती है. अगर इंडिया को या कोई भी देश को अपने 1 इंच जमीन अच्छी मतलब उससे प्यार होता है, हर देश को होता है. इट्स ए नेशनलिज्म इन एवरी कंट्री. हर देश में अगर आप बोलेंगे ना 1 इंच दे दिया, हल्ला हो, कोई वेरीफाई नहीं करे, उस पर नेशनलिज्म एक उभर जाती है. तो इसलिए लगता है ये चीज़ सेंसिटिव होती है. इसको जब शांत हो उस टाइम में जल्दी से रिजॉल्व करने की जरूरत है. मुझे लगता है नेपाल और इंडिया बहुत अच्छे संबंध है दोनों के बीच में. अगर नेपाल और इंडिया जो बहुत अच्छे संबंध है, ये देश अगर इतने छोटे छोटे इश्यू नहीं रिजॉल्व कर सकते, कौन कर सकता है? मुझे लगता है इट्स नॉट अ बिग इश्यू. इफ नेपाल इंडिया दे कैन इजिली सिट टुगेदर, रिजॉल्व एंड फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ दैट. एंड इट्स बोथ अ ह्यूज कंट्री. आपके ओपन बॉर्डर, अगर सर्टेन पॉइंट सेंसिटिव है, सिक्योरिटी कंसर्न है, आपके ट्रीटी है, लॉ, सारी चीज करके हम लोग एड्रेस कर सकते हैं नेपाल को. और उतना ही छोटी सी सर्टेन किलोमीटर इंडिया में जाने से इंडिया का साइज बहुत मैटर नहीं करेगी. सो इट्स लाइक दे नॉट मेजर गेन, बट लॉस बहुत है. छोटे छोटे गेन्स के चक्कर में हम बहुत बड़ी चीज लूज कर सकते हैं अगर इसको टाइम पे नहीं रिजॉल्व किया तो. हाँ, मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एक जब ये शुरू हुआ था कार्टोग्राफिक वॉर, इंडिया वाज वेरी क्लियर कि इस पे बात क्या करना है, क्योंकि ट्रीटी ऑफ सुगोली के अंडर ये तो हमारा है. एंड वी वर ऑल्सो वेरी क्लियर बिकॉज there was, of course, by the king of Nepal, there was a certain agreement that was there, arrangement, I would say, जिसके अंडर पे we were very clear कि ये हमारा है. तो वहां से स्टैंड आज के दिन जहां पे हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि नहीं, बातचीत होगी इस पे, दैट्स अ वेरी डिस्टिंक्ट ट्रांजिशन अगर देखा जाए तो. एंड ऑफ कोर्स एज यू सेड, इंडिया नेपाल अगर नहीं बात कर पाएंगे तो 2 countries who are in a good term, तो कौन ही कर पाएगा ऐसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व. कमिंग टू नेपाल्स पॉलिटिक्स, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, इंस्टेबिलिटी हमेशा से कांस्टेंट रहा है नेपाल में, और अभी भी हाल ही में फिर से इंस्टेबिलिटी, अलायंस बदली गई हैं. डू यू थिंक दैट दिस इज अ कांस्टेंट फीचर? देयर इज अ प्रॉब्लम विद द डेमोक्रेटिक फॉर्मेशन इन नेपाल?
I fully agree with you. You're very right that there is only one constant is that Nepal is, It's always in turmoil. yeah, always turmoil. तो ये रही है. इसके मल्टीपल फैक्टर्स है. वन क्या है कि नेपाल में हमेशा देयर आर 3 डिफरेंट फोर्सेस, और नेपाल में अगर 2 डिफरेंट फोर्स हो तो इट्स इजी टू फाइंड अ सोल्यूशन. बट 3 फोर्स होता है तो एक फोर्स दे कीप ऑन चेंजिंग साइड. जो ऐसे आप देख रहे हैं अभी प्रचंड के पार्टी है, कभी कांग्रेस साथ आती है, कभी ओली साथ है. इसीलिए नहीं, अगर 2 ही होता तो दोनों एक दूसरे के दोनों कोने में रहते, 5 साल रहते या जितना दिन होता. वो पहले भी था, पहले किंग था, फिर एक नेशनलिस्ट फोर्स थे, डेमोक्रेटिक फोर्स थे. सो देयर इज ऑलवेज वन, वी हैव दैट 3 डिफरेंट फोर्सेस इन नेपाल, 3 major forces. Within the forces, political parties under with their different notions. That is one. Second, Nepal is a small country and geopolitical player matters a lot. You know how important is India in Nepalese politics, and now you mentioned that China is getting interested. और भी पावर्स होते हैं, वेस्टर्न पावर्स होते हैं. तो जियोपॉलिटिकल मैटर प्लेयर्स भी नेपाल में होते हैं जो नेपाल को अनस्टेबल बनाती है. थर्ड क्या है कि नेपाल के डेमोक्रेटाइजेशन अभी इवॉल्विंग प्रोसेस में है. इट्स इन द प्रोसेस ऑफ इवॉल्विंग. सो आई डोंट थिंक इट्स मिरेकल. जैसे मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे देश में ऐसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है शुरू के दिन में, और हमने तो डेमोक्रेसी 1990 में लाया था. उसके बाद हमने 1990 से आज तक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, हमने काफी प्रोग्रेस किया इनस्टेबिलिटी होते हुए भी. लुक एट इन टर्म्स ऑफ जीडीपी या इन टर्म्स ऑफ सारे सेक्टर देखिए, सारे डेवलपमेंट इंडिकेटर्स देख लीजिए. तो विद इन वेरी शॉर्ट टाइम हमने राजतंत्र हटाया, हमने सेकुलरिज्म लाया, हमने फेडरलिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने जेंडर में हेल्थ इंडिकेटर्स देखिए, सारे चीज में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. मगर एज आई सेड देयर आर प्रॉब्लम्स, but we are in the process of evolving. But in spite of that, we have brought lots of changes, positive changes in Nepal, which are good indicators. हमने peace process सोचिए तो 1996 में there was a Maoist and they fought for 10 years and they gave up their arms. They came for peace process. They are mainstreamed. So there's lots of changes. बाकी देश में, श्रीलंका में देखिए पूरे they're wiped out. हमने political transition किया. It's unique practices. So there are lots of things that have happened in the past. Political representation देखिए, या हमारे अभी रोल इन जेंडर देखिए इन पार्लियामेंट एंड ऑल, दे आर वेरी इंक्लूसिव. LGBT राइट्स देखिए, जो अभी भी मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज बहुत सारे में अभी नहीं हुआ है. हमारे LGBT गे मैरिज, ये सब सारे जो प्रोग्रेसिव माना जाता है, वो चीज आज नेपाल में है. तो मुझे लगता है कि इन स्पाइट ऑफ इनस्टेबिलिटी देयर आर लॉट्स ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन दिस कंट्री. नहीं तो अभी जो लेफ्ट अलायंस आया है डॉक्टर जायसवाल, चाइना ने कहा है इट्स अ गुड थिंग, राइट? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट का अलायंस इज गोइंग टू बी अ बैड थिंग फॉर इंडिया, राइट? बिकॉज फॉर अ लॉन्ग टाइम द्योबा वाज सीन एज अ फ्रेंड ऑफ इंडिया, अभी भी माना जाता है. दहल, जहां पे भी wherever there is benefit, Prachanda or Dehal has always been there. But KP Oli Sharma is someone who has always been a very pro-China. Now, these two players coming together and China then making these remarks. अभी कल परसों ही remarks China ने दे दिया है, और आज ही it's also there today as well in the newspapers. कहीं ना कहीं ये signaling तो नहीं कर रहा है कि there's again a pro-China tilt in the current government. Because if you look at the Indian newspapers, ये काफी कंसर्निंग है हमारे लिए. मालदीव्स में ऑलरेडी ये हो चुका है, तो इट्स ऑलरेडी वी आर वरिड कि ये नेपाल में ना हो जाए. मैंने आपने बोला वो स्टेटमेंट अभी नहीं देखा है. मैंने फर्स्ट डे का स्टेटमेंट था कि नेपाल में जो इनस्टेबिलिटी है उससे चाइना कंसर्न, ऐसा आया था. मगर आई डोंट ट्रस्ट मीडिया. मगर आप फर्स्ट इज दैट एज आई सेड, नेपाल में क्या होता है, देयर इज नो पार्टी हु इज प्रो चाइना. एज आई सेड, द फर्स्ट टेक अट इंडियन साइड ओनली व्हेन दे आर नॉट सपोर्टेड. They go and tilt towards China for support, because China is also one of the power, and हमारा दो ही तो पड़ोसी है जो इन्फ्लुएंस करती है मेजर. So that is one. दूसरा चीज, नेपाल में लेफ्ट होने से ही इंडिया को वरीड नहीं होना है, because our left party has got inspiration from India. All the major parties of Nepal are born in India. हमारे नेपाली कांग्रेस जो उसका बर्थ इंडिया में हुआ है, CPN UML का भी बर्थ वहां से हुआ है. हमारे कम्युनिस्ट पार्टी चाइना से इंस्पायर नहीं हुआ है. We've got all the political parties of Nepal who are democratic parties have got inspiration from Indian parties. तो ये चीज है. नंबर वन, that
every party want to go to India. When they're not supported, then they go to other forces. China is here in this case. One. Second, left itself is not an worry. क्योंकि लेफ्ट होते ही प्रॉब्लम है, क्योंकि सारे लेफ्ट पार्टीज का, राइट लेफ्ट सेंटर, सारे का बर्थ इंडिया में हुआ है, क्योंकि यही नेता लोग जब इंडिया में पढ़ते थे पार्टी बना के यहाँ तक लाया है. एक्सेप्ट द रिसेंट माओइस्ट बोल सकते हैं, मगर माओइस्ट भी अपना पीपल्स वॉर इंडिया में ही कर रहे थे. दे आर हाइडिंग इन इंडिया, यू नो, एंड इट वाज नोन टू द इंडियन एस्टैब्लिशमेंट. एंड एक कह सकता हूँ कि अभी का रिसेंट मधेसी पार्टी आया एटलीस्ट बॉर्न इन नेपाल. तो ये है. तो टिल्ट क्या होता है, now there is a second part, that when they are not supported by India and when they go and tilt towards China, and when China serves some interest, obviously China will have influence, right? वो तो होगा ही जब उसका influence, तो वो worry है. But the problem is that still India is a major force. तो यहाँ के political parties, they try their best to, you know, keep India in good humor, कि ऐसा ना हो, क्योंकि India is a major decisive player. अगर इंडिया चाहे तो बहुत, इंडिया हैज अ ह्यूज इन्फ्लुएंस इन द कंट्री. इट कैन इफेक्ट द इकोनॉमी, इट कैन इफेक्ट एवरीथिंग इन दिस कंट्री. सो दे आर रियली कंसर्न्ड कि इंडिया थोड़ा मान जाए और इसको अच्छे से रिजॉल्व किया जाए. उस तरह से वो चाहते हैं. केपी ओली वाज नॉट ओनली प्रो चाइना, ही वाज आल्सो प्रो इंडिया. द प्रचंड थे पहले बार 2008 में प्राइम मिनिस्टर. केपी ओली वाज नोन एज फेवरेट टू इंडिया. बाद में उन्हें साइड चेंज कर लिया. उसके बाद केपी ओली रिमेन्ड इंडिया का दुश्मन, बट दहाल बिकेम फेवरेट. अभी आके दोनों हो गए. तो ये क्या होता है कि इट्स ऑल अबाउट सपोर्ट. कौन किसको किस टाइम में सपोर्ट करता है, बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, है ना. तो मुझे लगता है ये चीज होते रहते हैं. आई थिंक इंडिया शुड बी कंसर्न इफ द लेफ्ट पार्टी इज ट्रीटेड टुवर्ड्स चाइना एंड सीज इंडिया एज थ्रेट. अगर यहाँ के लेफ्ट पार्टी इंडिया को थ्रेट देखने लगे, इंडिया को ज्यादा, क्योंकि यहाँ के हर पॉलिटिकल पार्टी अपना रेजिम को बचाना चाहता है. केपी ओली अपने सत्ता को बचाना चाहता था, अभी भी वही है. अभी जो अलायंस है वो चाहेगा कि इंडिया हमें परेशान नहीं करे, मगर जब वो फील करेगा कि नहीं इंडिया हमें हटाने की कोशिश कर रहा है, देन ऑब्वियसली दे विल ट्राई टू गो इन चाइनीज साइड एंड ट्राई टू गेट इन्फ्लुएंस. वो सारे प्रॉब्लम लाएगी दोनों के पार्टी और उसके रिलेशन. राइट. तो एक क्वेश्चन है जो मेरे स्टूडेंट ने पूछा है मेरे क्लास के. तो उन्होंने पूछा है कि डिस्पाइट अ डेट ट्रैप, जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दिख रहा है वो डेट ट्रैप ही हो रहा है, द इंटरेस्ट रेट वाज सो हाई, व्हाई हैज नेपाल डिसाइडेड टू जॉइन बीआरआई? अगर ऐसा है कि वी एवरीबॉडी नोज कि चाइना क्या गेम प्लान खेलता है, तो नेपाल को भी अगर पता था तो क्यों बीआरआई ज्वाइन कर रहा है नेपाल? ये क्वेश्चन गलत है, इसलिए कि ये जो पोखरा एयरपोर्ट है ये नेपाली का पैसा है. ये एडीबी ने फंड किया है. नेपाल ने दूसरे, चाइना इज अ कॉन्ट्रैक्टर. चाइना को कॉन्ट्रैक्ट मिला था, क्योंकि हमारे नेपाल के लॉ क्या कहती है कि जो लोएस्ट बीडर होगा उसको देना ही पड़ेगा, भले वो कोई हो. तो चाइना इज मोस्टली द लोएस्ट बीडर, जो सबसे कम पैसे में काम करने वाला चाइनीज होता है. तो सारे एयरपोर्ट चले. तो क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पैसे हमने कभी कहीं चाइना से लाते हैं, कभी एडीबी से लाते हैं. तो लुम्बिनी का हमने एडीबी से लाया, पोखरा शायद हम चाइना से लाए, है ना, चाइना से लाया, हाँ, पोखरा वाला. तो उसमें हमारे पैसे हैं वो. सो दैट इज वन. नाउ इट्स वी हु डिसाइडेड टू बिल्ड दैट एयरपोर्ट. चाइनीज नहीं बोला एयरपोर्ट, हमने पैसा लाया, कॉन्ट्रैक्ट भी उसको गया. मगर आज के दिन में सारे प्रॉब्लम है वहां पे, मगर वो हो सकता है हमारे लिए हमन टोटा बने. मगर ये चीज सारे इधर का हुआ है. Coming back to your BRI question, I think BRI is all about negotiations. Chinese पैसा आने से ही डेट ट्रैप नहीं होता है. आज के दिन में सबसे ज्यादा चाइनीज पैसा यूएस में है और यूएस का पैसा चाइना में है. डू यू नो हु आर द लार्जेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर ऑफ चाइना? आप दुश्मन का नाम लीजिए, वही आंसर राइट होगा आपका. सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर ऑफ चाइना इज यूएस. जापान, जिसको देखना भी नहीं चाहता है. साउथ कोरिया, उसको फेवरेट नॉर्थ कोरिया, मगर व्यापार साउथ कोरिया से है. इंडिया, जिसके पास बॉर्डर डिस्प्यूट है. ऑस्ट्रेलिया, जो क्वाड का मेंबर है. यूरोपियन यूनियन, जिसका शक्ल पसंद नहीं है उसको. सो द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ चाइना आर दोज हु डोंट एंजॉय गुड रिलेशन चाइना. सो इकोनॉमिक क्वेश्चंस का इकोनॉमिक आंसर होना चाहिए, वेयर इफ दोज कंट्रीज कैन बेनिफिट फ्रॉम चाइनाज इन्वेस्टमेंट. इफ iPhone can be made in China and American can benefit, I think we can also make Huawei in Nepal and we should benefit. Economic answer ये है. So I think if BRI is economic, we should not be shy on getting investment. We should not be shy. But the question is transparency. The question is accountability, negotiation skills. अगर हम चाइनीज बोलेगा हमारे पास 100 रुपया है, लाओ नेपाल में इन्वेस्ट करते हैं, हम बोलेंगे उसको नहीं, उसको बोलो 200 है और 100 मुझे पॉकेट दो. दैट इज द प्रॉब्लम. ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी, वो चीज इंपॉर्टेंट है. वही इन्वेस्टमेंट इंडिया में आती है,
ट्रेड बढ़ती है, वार मतलब बॉर्डर, एंड पीपल आर बेनिफिटिंग, दे सी इज अ गुड साइन। बट हमन टोटा में नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे करप्शन है, इंस्टीट्यूशन नहीं है जो उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। वही BRI अगर US में जाएगा तो इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि दे हैव प्रॉपर इंस्टीट्यूशन। सो मुझे लगता है कि BRI itself is not an institution. The problem is that the two systems, there is no transparent negotiations, and there are corrupt practices followed. So those are the major concern for Nepal. But Nepal ने किया 2017 में साइन BRI, मगर आज तक एक प्रोजेक्ट भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। There is not a single project that has been implemented in Nepal. बट अभी भी पोखरा एयरपोर्ट चला गया डेथ ट्रैप में, आप जो बोल रहे हैं हमन टोटाहू बन रहा है, तो ये कैसे हुआ? BRI का नहीं आने से भी हो सकता है। अगेन श्रीलंका हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लोन है वो चाइना से नहीं है, किसी और देश से, मगर इकोनॉमिक रिसेशन में सिर्फ चाइना। तो ये जो एक्यूजेशन है, दैट्स अ जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट। If you want to look at it from economic perspective, there is economic problems, corruption, वो सब रीजन है, ना कि चाइना से आते ही वो पैसा करप्ट हो जाता है, डूब जाती है, और इंडिया से और जापान से आते ही देश की। I'll give you one example. नेपाल में मिलान से प्रोजेक्ट है, it is funded by Japanese, implemented by Chinese. अगर उल्टा होता, अगर वो पैसा चाइना से आया होता, जापानीज इंप्लीमेंट करते, तो उसका बहुत भला होता कि अरे चाइना का पैसा डेट हुआ। So that is geopolitical answer. I think we should be very clear on that. The reason I am saying this is that certain countries need investment. Nepal is poor. We need connectivity. We need connectivity with India. We need connectivity with China. And I'm very clear on that. Connectivity चाहिए, भले वो किसी देश से आता हो। हाँ, उसके दूसरा चीज है कि वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। थर्ड, what is very important, we should also be sensitive towards the concern. जैसे हम BRI प्रोजेक्ट लाके हमारे संबंध, नेपाल का संबंध इंडिया से इंपैक्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसे प्रोजेक्ट नहीं आने चाहिए जो इंडिया को सिक्योरिटी कंसर्न हो, असर हो। वो सेंसिटिव देखनी है हमें, वो करनी पड़ेगी एज अ गुड नेबर, वो हमें रेडी है। मगर ये नहीं कि चाइना से सारे इन्वेस्टमेंट आए और डेट ट्रैप जाएगा। आई थिंक दैट रिटोरिक इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि उससे क्या हुआ कि फिर चाइनीज वही बोलेगा, है ना। सो सारे प्रोजेक्ट क्या है कि नेपाल में इट्स नॉट ओनली चाइनीज प्रोजेक्ट, इंडियन प्रोजेक्ट अटकी पड़ी है, चाइनीज MCC, अमेरिका का पैसा अभी अटका पड़ा है। 500 मिलियन अमेरिका फ्री देना चाहते, इस देश में आगे नहीं बढ़ रही है। $500 million अमेरिका इज। I'll come to MCC. I'll come to MCC. Yeah, so we'll continue in MCC. No, so Dr. Jaiswal, first of all, I have a slight disagreement here, because you are right कि it's an economic package, and you are also right that चाइना का सबसे बड़ा ट्रेड जो रिलेशंस हैं वो US है, जापान है, साउथ कोरिया है, इंडिया के साथ है। बट दीज कंट्रीज ऑल्सो हैव द डीप पॉकेट्स टू पे बैक दोज लोन्स, राइट? नाउ व्हेन इट कम्स टू स्मॉलर कंट्रीज, इट डज हैव अ टेंडेंसी कि वो लोन जो है वो पेमेंट बैक, इट बिकम्स डिफिकल्ट। It's just not Sri Lanka, it's just not Maldives. There are many cases in Africa जहां पे ये रीपेमेंट करना मुश्किल हो रहा है। Now that is one angle. Second, I also think that China का ये जो BRI प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ इकोनॉमिक तो नहीं है. There is also a geopolitical aim that China has to actually, kind of bring in its influence. There's a whole global world order that's in crisis because of it. But that's my understanding. Moving on, let's come to MCC. MCC, which is given by US. Why and how did Nepal, first of all, agree to it? Second, what is Nepal's plan for MCC? सबसे पहले, it's Nepal who requested for MCC grant. It's not US. US had announced and Nepal applied, and Nepal meet the indicators. I think there are 6 indicators, and Nepal meet that. Nepal was fit, and it was allowed to Nepal. It was 7 years, and in that 7 years, all the major political parties, they came into power, and there was प्रोग्रेस ऑन MCC. सारे पॉलिटिकल पार्टीज टर्न बाय टर्न प्राइम मिनिस्टर नेपाल में चेंज होते रहते हैं, सारे को मौका मिला, सारे MCC को आगे बढ़ाया और हुआ। बट लास्ट में इंडोर्समेंट, पार्लियामेंट के साथ इंडोर्स होना था, वहां पे अटक गया। देयर वाज रीजन वन, क्या हुआ कि MCC बहुत पुराने प्रोजेक्ट था, मगर रिसेंट में आके इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी आया, जो चाइना उसको सस्पेक्शन से देखते हैं। और नेपाल में एक अमेरिकन ऑफिशियल आए जिन्होंने बोला कि MCC is part of Indo-Pacific Strategy, IPS. जिस दिन उन्होंने बोला, उस दिन से it became a geopolitical tool, और उसी दिन से क्या हुआ, it became controversial, और उसके बाद चाइनीज प्रेशर आया। सबको मालूम है, अमेरिकन ने एक्यूज भी किया कि चाइनीज हैंड है अगेंस्ट MCC, not getting passed, protest and all. Finally we got endorsed,
आज के दिन में एमसीसी नेपाल ने पास इंडोर्स किया है पार्लियामेंट से। एमसीसी का 2 मेजर प्रोजेक्ट है नेपाल में, 1 ट्रांसमिशन लाइन और रोड्स। दे आर 2 मेजर प्रोजेक्ट। इट्स a $500 million प्रोजेक्ट, उसमें 130 मिलियन नेपाल सरकार भी लगाएगी। और ये प्रोजेक्ट अभी भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं किया है। ये 5 साल में जैसे स्टार्ट होगा 5 साल के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो चली जाएगी। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट। इट्स लाइक द फ्यूचर ऑफ एमसीसी स्टिल वेरी अभी इतना क्लियर नहीं, अनसर्टेन है आज के दिन में। ओके, जस्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट। पहले तो नेपाल बैलेंस कर रहा था इंडिया चाइना को, अभी यूएस भी आ गया है। इतने साल से जो नेपाल को टर्शियरी कंट्री मानता था, if you look at it, suddenly there is a renewed interest, and that is also part of US का Indo-Pacific strategy. Do you think that this is going to open up a new chain of competition? अब US China का competition is going to dominate in Nepal. Yes, you're right. I mean, जैसे मैंने बोला शुरू में कि सबसे पहले हमारा रिलेशंस ब्रिटेन का था, ब्रिटिश इंडिया का, उसके बाद यूएस आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही नेपाल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। The reason was, that they realized that India is rising and China, these two countries will emerge. है ना, रशिया तो था ही दूर में, मगर वो देख के नेपाल का इंपॉर्टेंस हुआ। फिर धीरे धीरे दे गॉट इनटू कोल्ड वॉर, फिर अपना वॉर ऑन टेरर, ये सब होता गया। और जैसे आफ्टर दैट नाउ नेपाल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ चाइना। सो यूएस का जो चाइना कंटेनमेंट पॉलिसी, उसमें नेपाल fits. It's a very strategically located. So in that process, now US interest in Nepal is increasing. और अगले दिन में चाहे पहले क्या था कि इंडिया और चाइना compete कर रही थी और certain red lines था। चाइना भी एक हद के बाद वो ज्यादा क्रॉस नहीं करता था, बिकॉज चाइना नोज दैट इंडिया इज अ प्रीडोमिनेंट इन दिस कंट्री। इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का बहुत इन्वेस्टमेंट है, लगाव है, कल्चर रिलेशन है, डिप्लोमेटिक टाइज है। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडिया का ऑनरेरी चीफ है, इंडिया का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे ऑनरेरी चीफ है। इट्स वेरी यूनिक रिलेशंस। तो वो चाइना को मालूम है हम कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते, हम कभी कंपीट कर ही नहीं सकते चाइना के साथ। चाइना इंडिया के साथ कंपीट नहीं कर सकते, ये उनको मालूम था। दूसरा क्या था कि देयर वाज नो मेजर कॉन्फ्लिक्ट इन दिस कंट्री। जो इंडिया और चाइना को नेपाल में कोई बड़ा ऐसा चीज नहीं था जिससे वो दोनों को असर पड़े। जैसे वो तिब्बत था, अपना तिब्बत सेफगार्ड करना चाहता था, और इधर क्रॉस होता, हिमालयन वाज लाइक अ बैरियर। तो वो सिचुएशन में क्या था कि इंडिया और चाइना का नेपाल के थ्रू ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ज्यादा कंपटीशन नहीं था, एक लेवल का था विच इज नॉर्मल बिकॉज दे आर राइवल। अब आके यूएस का प्रेजेंस है, एंड with the rise of China is also looking at US. India को they think that okay, we have conflict but we can resolve, we can deal, है ना, वो एक asymmetric power. US का is a big power, so they are concerned. नेपाल का Indian interest in Nepal is genuine. उनको लगता है कि अरे neighbors है, open border है, तो concern normal है. But US, which is miles away, when they start engaging in Nepal, expanding the influence, that worries China. और उसका फिर तिब्बत है। तो इस situation में I think what you say is right, that in days to come China and US will strongly conflict. There will be strong competition in this country. और वो सारी चीज धीरे धीरे मुझे लगता है दिखने में आ रही है। मुझे लगता है कि MCC is one, क्योंकि अमेरिकन प्रोजेक्ट क्यों अपोज करता चाइना, जो ग्रैंड है, मगर उसको जैसे इंडो पैसिफिक जोड़ा, एंड चाइना सीज इंडो पैसिफिक इज एज अ स्ट्रेटेजी टू चैलेंज देम, तो आगे आ गया। और ऑब्वियसली चाइना के कारण बहुत दिनों तक वो पास नहीं हो पाया, अभी भी इम्प्लीमेंटेशन में अनसर्टन है, और चाइना वो तो अपना लेवरेज यूज करना चाहेगा ताकि वो ना इम्प्लीमेंट हो। तो इस सिचुएशन मुझे लगता है आगे के दिन में आने वाली है, वेयर देयर विल बी इंटेंस कंपटीशन बिटवीन यूएस एंड चाइना इन नेपाल, व्हाइल इन द पास्ट इंडिया एंड चाइना। राइट डॉक्टर जायसवाल, आई एम गोइंग टू आस्क दिस लास्ट 2 क्वेश्चंस, और ये हिंदू राष्ट्र पे होगा। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि देयर इज अ सडन राइज इन रिलीजियस टेंशंस, स्पेशली अगस्त सितंबर 2023 से अगर हम देखें, देयर वर लॉट ऑफ क्लैशेस दैट हैपेंड, एंड उसी दौरान अगर कई सारे स्टेटमेंट्स भी आए थे इंडिया में, और ये स्टेटमेंट्स 2015 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आई एम गोइंग टू कोट हियर जो बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने कहा था 2021 में कि नेपाल इज, वाज एंड विल ऑलवेज रिमेन अ हिंदू राष्ट्र। डू यू सी दिस रिलीजियस टेंशंस इंक्रीजिंग एक्चुअली नेपाल में? एक बहुत इंटरेस्टिंग, मैं आपको आंसर उससे पहले आई जस्ट वांट टू शेयर वन फैक्ट। 2015 में नेपाल के मुस्लिम ग्रुप्स दे डिमांडेड हिंदू स्टेट। नेपाल में जो मुस्लिम राष्ट्रीय मुस्लिम संघ ऐसा कुछ, आप यू कैन गूगल इट, वो जो है दे डिमांडेड हिंदू स्टेट।
तो नेपाल एक इट्स अ वेरी यूनिक केस। नेपाल में सबसे पहले क्या है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर हिंदूज, okay, and they don't see their religion as a threat, okay, and at the same time I give you one example that even minority and all, they think that Nepal should remain Hindu, बिकॉज उसको डर है कि ज्यादा ये कॉन्फ्लिक्ट आने से उसको ही असर पड़ेगा एंड ऑफ द डे। सो आई डोंट थिंक दोज माइनॉरिटीज एंड ऑल who can be a threat, who can feel the threat, are strongly mobilized. Number one. Number two, Nepal has transformed itself. मैंने नेपाल पहले यूनिटरी था, नाउ वी हैव बिकम फेडरल। नेपाल पहले राजा था और हमारे रिपब्लिक आ गए, हिंदू राष्ट्र सेकुलरिज्म है। सो वी moved that, and it's through, रात नहीं हुआ है, पीपल्स के मूवमेंट के थ्रू आया है। नाउ गोइंग बैक, वी नीड अ रीजन। तो क्या रीजन होगा नेपाल हिंदू राष्ट्र मान करने का? नेपाल हिंदू राष्ट्र था और आज नहीं, हिंदू आज भी हम हिंदूज हैं, इट्स जस्ट सेकुलर कि हम बोल रहे हैं हिंदू और भी रीजन बराबर, उतना ही फर्क है। पहले बोलते हमारा धर्म है, हमारा देश का धर्म हिंदू है, आज हम इतना ही बोल रहे हमारा हिंदू है मगर और भी धर्म हमारे लिए बराबर है, उतना ही कह रहे हैं ना। उसमें क्या फर्क पड़ गया हमारे हिंदुइज्म को आज के दिन में? कुछ फर्क नहीं पड़ा है। रैदर अब ये हिंदू सेकुलरिज्म होने से क्या हुआ है नेपाल में, आप डाटा देख लीजिए, नंबर ऑफ मंदिर बढ़ी है, लोग आस्था बढ़े है, दे आर बिकमिंग। मैं आप 10 साल पहले नेपाल में दुर्गा पूजा नहीं होती थी, काठमांडू में कुछ ही जगह होती थी, आज हर चौराहे पे होता है। भजन कम सुनने को मिलता था, अब ज्यादा मिला। तो एक लोगों के प्रति आस्था बढ़े, जो आपके इंडिया में राइज ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुत्व तो बढ़ा है, नेपाल में बढ़ी है, ये नॉर्मल है। जैसे एक दो देश एक ही है, रिलेशन इंपैक्ट करते हैं, जो इंडिया में होगा यहाँ होगा ही, तो इट्स इम्पैक्ट, तो उसका असर है। मगर आई डोंट थिंक ये मेजर क्लासेस होगा, थोड़ा थोड़ा होती है, छोटी मोटी होते रहते हैं। कुछ लोग उसका यूज करना चाहते हैं, उसका इंटरेस्ट ग्रुप होता है ताकि भड़का दो और पॉलिटिकल बेनिफिट लो, दुनिया भर के बेनिफिट्स होती है आज की दुनिया में, है ना। तो मुझे लगता है उसका असर है। आई डोंट थिंक people in Nepal will fight on religion because we are multi-ethnic, multicultural, we respect our tradition, and as I said, we don't feel threatened. Rather, जब इंडिया में कभी एथनिक टेंशन होती थी, नेपाल में वो माइनॉरिटीज आके रहे। नेपाल में जब जब इंडिया में एथनिक टेंशन हुआ है, नंबर ऑफ मुस्लिम बढ़े हैं, बिकॉज दे फील नेपाल इज सेफ प्लेस। यहाँ पे लोग धर्म के नाम पे अननेसेसरी पॉलिटिकल ये सब और ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, ये सोच के वो लोग आए हैं। तो जब वो लोग यहाँ आए तो वो दे विल नॉट ट्राई टू क्रिएट अनदर सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हियर, और रेस्ट ऑफ द नेपालीज आर हिंदू हियर, सो आई डोंट सी दैट हैपनिंग हियर इन नेपाल। Coming to Professor S.D. Muni, right? He has said that Hindu nationalism has become the Indian government's main agenda in Nepal since Modi's ascent to power, primarily because of RSS influence. So do you think, because आप अभी बोल रहे हो कि हमेशा से हिंदू राष्ट्र था, but he is arguing on the other hand कि ये Modi's ascent, प्रधानमंत्री Modi's ascent के साथ ही दिख रहा है। Do you see that, or do you see that this is absolutely a wrong statement to be made? क्योंकि नेपाल पहले से ही हिंदू राष्ट्र था, बल्कि 2015 में तो सेक्युलर हो गया, but you are saying कि सेक्युलर होने के बावजूद there is a growing religious harmony and there's growth of temples and everything. But according to S.D. Muni, it's actually the opposite. What do you have to say on that? I think you should answer this question because you are in India. Because नेपाल में हमने क्या देखा है कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र था, और आज के दिन में मैंने आपको बोला कि नंबर ऑफ टेम्पल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ पिलग्रिमेज प्लेसेस बढ़ रहे हैं, लोगों की आस्था बढ़ी है, वो इंडिया में भी हुआ है और उसका असर पड़ा है। जो मैंने बोला इट्स नॉर्मल, इंडिया में जो होगा यहाँ असर पड़ेगा ही। तो इंडिया में आपको लगा है हिंदू तो बढ़ा है, अगर है तो यहाँ भी है, जो मैंने आपको बोला। दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट का एजेंडा आई डोंट नो, बिकॉज आई एम नॉट इन द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट का एजेंडा नेपाल में हिंदुत्व लाना, आई डोंट नो, मुझे लगता है शायद नहीं है, या होगा भी। बीजेपी कितना इंडियन गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर पाती है, आई डोंट नो। बीजेपी का होना चाहिए क्योंकि उसका हिंदुत्व एजेंडा है। अगर नहीं होगा तो भाई पार्टी खोल के वो एजेंडा पे क्यों चल रहा है, तो होना चाहिए। अगर मैं बीजेपी का होता, हेड तो मैं मेरा होता आप, मगर यू आर इन इंडिया, यू हैव टू चेक दैट, यू शुड चेक विद समवन फ्रॉम द बीजेपी कि उनका है कि नहीं। आरएसएस का इन्फ्लुएंस क्यों नहीं होगा भाई? आरएसएस का इन्फ्लुएंस अगर बीजेपी होगा, बीजेपी की इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट होगा, तो इन्फ्लुएंस होनी चाहिए। तो मुझे लगता है स्टेटमेंट बहुत बड़ी स्टेटमेंट नहीं है। जो पावर, अगर आप कहते हैं कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी आएगी तो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएगी, नेपाल में, I think it's more to do with soft power.
Yeah. अगर देखा जाए तो रिलीजन हैज ऑलवेज बी लाइक फॉर बुद्धिज्म, जो बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट है या जो अभी रामायण टूरिस्ट सर्किट है, दिस इज लार्जली अ सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस अगर कहें या एक्सटेंशन कहें इंडिया का अभी जो साउथ ईस्ट एशिया में या साउथ एशिया में हो रहा है, सिविलाइजेशनल लिंक्स कह सकते हैं, बट दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग अक्रॉस इफ आई ऑब्जर्व इट. वो सही है. जैसे आप देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द वन हु हैज विजिटेड नेपाल हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन पूरे हिस्ट्री में, राइट? विद 4 years he traveled 4-5 times. और वो जनकपुर गए, जो शायद ही कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर गया होगा. मुक्तिनाथ गए, जो कभी गए नहीं है. पशुपतिनाथ तो सभी जाते थे, more or less, but he went to those places which has not been, none of the Indian prime minister has been. So obviously it clearly shows that Modi has love for Nepal and Hindutva. Absolutely. Which is open. I mean, it's not, he's not hiding it. And his desire to have to see Nepal as a Hindu state, it's normal. I mean, that is what he would desire. He would say he might also desire to see India as a Hindu state. आपका भी हिंदू राष्ट्र होना का उनका शायद स्टेटमेंट दे होंगे, शायद. मैं आई डोंट हैव द एग्जैक्ट डिटेल्स में. तो मुझे लगता है ये चीज, these are desires. Indian government ही नेपाल में हिंदुत्व पे एजेंडा, मुझे लगता है अभी it's too early to say because I'm not too early to say. नहीं, what I would say, main agenda would be the wrong word. It would be more of a soft power extension or influence. Yes. With that, I'm going to wrap up today's podcast. Thank you so much, Dr. Jaiswal, for joining me from Nepal. It has been a pleasure. नेपाल का जो एक्चुअल साइड ऑफ द स्टोरी है, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं या जो हम पढ़ाते भी हैं वो इंडियन मीडिया से काफी इन्फ्लुएंस रहता है. नेपाल स्टडीज इज वेरी वेरी फ्लेजलिंग, अगर हम कहें. यहाँ पे बहुत ही कम स्कॉलर्स हैं जो एक्चुअली नेपाल पे एक्सपर्ट्स हैं. एंड हियरिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, हियरिंग फ्रॉम नेपाल इज समथिंग दैट इज ग्रेट. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे. इसी के साथ इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर टुडे. थैंक यू. थैंक यू. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.